हेलो गाइज, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मेस पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पैरेललोग्राम। कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो भाई देखो, पैरेललोग्राम होता है, अगर मैं एक आयत बनाऊँ, ये मेरे पास में कोई एक आयत है। अगर इस आयत को मैं किसी बाहुबली से इधर लात लगवा दूं, मैंने कहा किसी बाहुबली ने इसको इस कोने पे लात मार दी, मतलब इसने इस कोने पे ठोक दिया, तो ये मेरे पास में कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा भाई। कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। अगर किसी आयत को इस एक कोने से लात मार दी जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ABCD, ठीक है। अगर हम लात वापस ले ले तो ये समांतर चतुर्भुज ऐसा आयत भी बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होती है? समांतर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि AB समांतर है CD के। समांतर भुजाओं का मतलब होता है कि उनके किन्हीं भी पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी, ठीक है। और ये भुजा क्या होगी? इसके समांतर होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा BC समांतर AD, ये आ गया। अब इसमें क्या होता है कि आयत में क्या होता है कि पूरे कोण क्या होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में दो आमने सामने के कोण है ना, वो बराबर होते हैं। या आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कहने को हम ये बोल सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के, एंगल A बराबर होगा एंगल C के, और एंगल B है ये बराबर होगा एंगल D के। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलेंगे एडजासेंट एंगल। क्या बोलेंगे? एडजासेंट एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, आप गूगल सर्च करके देख लेना। इंग्लिश में इसे बोल रहे हैं एडजासेंट एंगल। एडजासेंट एंगल क्या होते हैं? जैसे एक लाइन है, इस लाइन पे मैंने इसे कोण बना दिया, ये वाला कोण एल्फा है और ये वाला कोण बीटा है। तो एक लाइन पर बनने वाले जो कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक ही लाइन पे बन रहा है। देखो इसका जो आधार है ये वाला, एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन पर ये एल्फा बन रहा है, ये बीटा बन रहा है। तो जो इनका योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं एडजासेंट एंगल। कौन से सेंट? एडजासेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एंगल A और एंगल B का सम कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। एंगल B और एंगल C का सम कितना होएगा? एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल A, एंगल D प्लस एंगल A बराबर आएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आएगा। तो कहने का मतलब कि दो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। इतना सा हमारा हो गया ये पॉइंट। ये हमारी बेसिक सी बातें हो गई। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके डायगोनल्स की। डायगोनल क्या होते हैं भाई? विकर्ण होता है। देखो वापस से चित्र बना देते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। कहीं कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना भाई, चित्र गलत बन जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। ये ABCD क्या हो गया? हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें देखो ये वाला विकर्ण है और ये वाला भी क्या है? विकर्ण है। और इस भुजा की लंबाई कितनी है? L है। तो इस वाले भुजा की भी लंबाई कितनी होगी? L। आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और ये समांतर होती है। इस वाली भुजा की लंबाई अगर B है तो इस वाली भुजा की भी लंबाई क्या होगी? B, ठीक है। और ये डायगोनल्स है, ये O पे कट करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? AC डायगोनल, डायगोनल AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। तो इनके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, विकर्ण क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा की जो डायगोनल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब यहाँ पे लिख लो हैंस, अतः है जो O है ये मिड पॉइंट है। O इज़ द मिड पॉइंट, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स। बोथ डायगोनल्स को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। दोनों विकर्णों का क्या है? O मिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। इतनी बात क्लियर है।
तीसरा पॉइंट डायगोनल में क्या होगा कि जो डायगोनल है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करते। डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट या डू नॉट इंटरसेक्ट, इसमें बाइसेक्ट नहीं आएगा, इंटरसेक्ट ही आएगा। डू नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये थीटा कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करते। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा डायगोनल्स के बारे में, चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जो डायगोनल है, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल का मतलब होता है शीर्ष कोण। शीर्ष कोण को ये दो बराबर भागों में नहीं बांटता। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का इतना सा मतलब है कि ये डायगोनल है, अगर ये वाला एल्फा है तो ये वाला एल्फा नहीं होगा, ये बीटा होगा। एल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा होगा। हमने वर्ग में क्या पढ़ा था कि ये सामने जो डायगोनल है ये सामने वाले कोण को, वर्टेक्स एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है 45-45। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होगा, इसमें एल्फा और बीटा क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये वाला एल्फा इसके बराबर होगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा। ये वाला बीटा इसके बराबर होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण क्या होता है, दो समांतर लाइन है तो अगर ऐसे एंगल बनेगा, अगर ये जेड बन जाता है समांतर लाइन के बीच में, तो ये वाला कोण क्या होता है, बराबर। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जेड बन रहा है, जेड उल्टा बनो या सुल्टा बनो क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स एंगल को ये दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एरिया की। भाई एरिया क्या क्या हो सकता है, इसमें एरिया का वही सीन है जो आयत के अंदर होता है। आयत के अंदर क्या होता है कि जैसे ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये वाला मैंने ले लिया कौन सा, विकर्ण। तो इसका और इसका जो क्षेत्रफल होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है ए सी डी के क्षेत्रफल के। और कितना आएगा, यह आएगा आधा आधा हो जाएगा, ठीक है भाई। पूरे का अगर एक है तो इसका आधा आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 ABCD, पूरे का आधा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब अगर मैं दूसरा विकर्ण ले लूँ, अगर ये वाला विकर्ण ना लेके ये वाला विकर्ण ले ले, हम ये वाला विकर्ण ले ले, तो यहाँ पे देखो A B C और D, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ABD त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल BCD के बराबर होगा। और कितना आएगा, 1/2 ABCD, पूरे का आधा आएगा। तो अब हम इसको मिला के लिख सकते हैं। मिला के हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, ACD का क्षेत्रफल बराबर आएगा, ABD का क्षेत्रफल बराबर आएगा, BCD का क्षेत्रफल बराबर हाफ ABCD, पूरे का क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। ये वाली पॉइंट मैंने आपको स्क्वायर में भी पढ़ाई थी और ये वाली मैंने आपको रेक्टेंगल में भी पढ़ाई थी और ये मैं आपको पैरेललोग्राम में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हमारा पैरेललोग्राम ऐसा है, ऐसा, और हमने यहाँ पे दो विकर्ण बना दिए, ये वाले, यहाँ पे O पॉइंट है, ये A B C और D। तो देखो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, चारों का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। और किसके बराबर आएगा, पूरे ABCD का 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OAB का क्षेत्रफल बराबर होगा OBC का क्षेत्रफल बराबर आएगा OCD के क्षेत्रफल के, OCD बराबर आएगा ये OAD का क्षेत्रफल, और किसके बराबर आएगा, 1/4 ऑफ ABCD, जो पूरे का क्षेत्रफल है उसका 1/4। ये पॉइंट भी मैंने आपको क्या किस में पढ़ाया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में पढ़ाया था, ठीक है। अब हम इसके एरिया की बात करते हैं कि एरिया क्या होता है भाई। तो एरिया मैंने आपको निकालना सिखाया था कि एरिया कैसे निकालते हैं। अगर ये वाली लंबाई L है, ये वाली लंबाई L है और ये वाली लंबाई भी L हो जाएगी, और ये लंबाई B है तो ये भी B हो जाएगी। अब मैंने जब आपको वो पढ़ाया था, कौन सा चतुर्भुज पढ़ाया था नॉर्मल तरीके से, तो किसी भी चतुर्भुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं भाई। कोई भी चतुर्भुज दिया हुआ है आपको, दुनिया का कोई सा भी चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का मुझे पता नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस चतुर्भुज का एरिया निकालना मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर इनके विकर्ण के बीच में थीटा एंगल बन रहा है और ये ABCD है, तो किसी भी चतुर्भुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं, डेल बराबर
1/2 इनके बीच का जो ये थीटा बन रहा है वो उसका हम ले लेंगे साइन थीटा, और दोनों विकर्णों का क्या आएगा गुणनफल, मतलब AC गुणा BD, ये आएगा AC गुणा BD। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने ऐसे लिखाया था 1/2 D1 D2 साइन थीटा, जहाँ पे D1 D2 क्या है, विकर्णों की लंबाई है। ठीक है, ये किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए काम आ सकता है, और थीटा क्या है, दोनों विकर्णों के बीच में बना कोण है। ठीक है, तो इस सूत्र से हम किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें डाटा कंप्लीट दिया हुआ है तो। अगर दोनों विकर्णों की लंबाई दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है तो उस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा डेल बराबर 1/2 D1 D2 साइन थीटा। बस इतना सा आपको दिमाग लगाना था और कुछ भी नहीं लगाना था। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया भी ऐसे ही निकल जाएगा 1/2 D1 D2 साइन थीटा। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो, अब हमें अगर समांतर चतुर्भुज का कोई एक एंगल दिया जाए, जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है, कोई सा भी समांतर चतुर्भुज है, इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई कितनी है वो B है, और इसका एक एंगल एल्फा आपको दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया बताओ, तो भाई ये इसका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो गया। अब इस वाले त्रिभुज का एरिया और इस वाले त्रिभुज का एरिया आपस में क्या है, बराबर है, ये मैंने आपको बताया था। तो मुझे ये बताओ इसका एरिया कितना आएगा इस वाले त्रिभुज का। मैंने आपको लिखाया था कि अगर दो भुजाएं दे रखी है, उनके बीच का कोण दे रखा है, तो उस त्रिभुज का एरिया आता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का कोण का साइन। तो यह आ जाएगा 1/2 LB साइन एल्फा, इस वाले त्रिभुज का एरिया। ठीक है, और दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका भी कितना आएगा 1/2 LB साइन एल्फा। इसका दोनों का बराबर है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ के लिखूं तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 LB साइन एल्फा प्लस 1/2 LB साइन एल्फा। तो यहाँ से 1/2 1/2 1 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, वो LB साइन एल्फा। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया ऐसा भी हो सकता है LB साइन एल्फा, अगर आपको इनके बीच का एंगल दिया हुआ है और दोनों साइड्स दे रखी है तो क्या एरिया हो सकता है, LB साइन एल्फा। ठीक है, अब हम आगे बात कर ले, थोड़ी सी और कर लेते हैं, फिर हम सवालों पे आएंगे। अगर इसी त्रिभुज में इसकी हाइट दी होती, जैसे कि हमें ये एंगल थीटा एल्फा नहीं दिया होता तो इसकी हाइट दे देता। देखो ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसकी देखो ये वाला त्रिभुज हो गया। अगर इसकी हाइट हमें दे रखी है, ये वाली हाइट h1 है और इसकी लंबाई L है, तो इसका एरिया कितना आएगा इस वाले त्रिभुज का, इस पूरे का एरिया वो आएगा 1/2 लंबाई इंटू हाइट। ये लंबाई क्या है, बेस है, आधार इंटू ऊंचाई तो होती है, तो ये हमारे पास में एरिया आएगा। ठीक है, अगर इस वाले त्रिभुज का पूरे का देखो, इस वाले त्रिभुज का एरिया कितना आ गया 1/2 LH1, तो इस वाले त्रिभुज का भी यही आएगा, दोनों का सेम होता है। तो पूरे समांतर चतुर्भुज का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा LH1। ये आ गया, क्या आ गया, LH1। ठीक है, अब अगर इस वाले त्रिभुज की हाइट ना देकर अगर इस वाले त्रिभुज की हाइट दी जाती, तो इसका बेस तो है B, तो इसकी हाइट क्या हो जाती, ये हो जाती इसकी हाइट 90 डिग्री, हाइट h2 मान लेते हैं इसकी हाइट को। तो इसका एरिया कितना आता, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है B, हाइट कितनी है h2, तो 1/2 BH2, इसकी हाइट आती, सॉरी इसका एरिया आता 1/2 BH2। तो इसका एरिया मिलाकर कितना हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा डेल बराबर BH2। तो दोनों हमारे पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज के एरिया है। LH1 भी समांतर चतुर्भुज का एरिया है और BH2 भी समांतर चतुर्भुज का एरिया है। अब हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। देखो, तो बराबर रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में, अगर LH1 बराबर है BH2 के, तो यहाँ से मेरे पास में आएगा L/B बराबर H2/H1। इसका मतलब क्या है कि इनका जो लंबाई और चौड़ाई का जो इसका अनुपात है, रेशियो है, वो इन दोनों हाइट का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अगर इनका अनुपात 5/6 है तो इनका अनुपात कितना आएगा, 6/5। ये इसका मतलब है। ठीक है भाई, उल्टे ही तो है। देखो H2/H1 है, इधर L/B है। ठीक है, अब हम इसमें और क्या सोच सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ। H1 क्या है, यहाँ पे लिख लो H1 बराबर, H1 जो है ये हाइट है, किसकी हाइट है। अब हाइट का मतलब होता है कि दोनों भुजाओं की क्या है, डिस्टेंस है। भुजाएं कौन सी लेनी है, देखो ये वाली सबसे लंबी भुजा है और ये वाली भी सबसे लंबी भुजा है, तो सबसे लंबी भुजाओं के बीच की दूरी,
वो हमारी क्या है H1। तो यहाँ पे लिख लो सबसे लंबी भुजाओं के बीच की दूरी ठीक है। और यहीं पर H2 क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। देखो ये वाली छोटी भुजा, ये वाली भी छोटी भुजा, इनके बीच की दूरी, तो H2 हो जाएगी सबसे छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। यह आ गया हमारे H1 और H2 के बारे में थोड़ी सी डिटेल कि H1 क्या होती है और H2 क्या होती है। H1 को आप ऐसे भी ले सकते हो, एल्टीट्यूड मान सकते हो। एल्टीट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं तुंगता। एल्टीट्यूड या हाइट दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर है H1 और H2 क्या होती है। चलो हम सवाल से शुरुआत करते हैं। ज़्यादा थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, पूरी थ्योरी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में सवाल भी ले लेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। चलो अब सवाल देखो, एक सवाल लेते हैं, हल्का सा सवाल लेते हैं। देखो ये हमारा सवाल है, इसकी हिंदी में आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो 2 लाइन खींची है, इसका मतलब होता है पैरेलल। बाय पैरेलल का साइन क्या होता है, 2 लाइन ऐसे खींच दी और ग्राम मैंने आगे लिख दिया। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी समांतर चतुर्भुज का एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 5:4 है। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन बिगर साइड, मतलब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 दे रखी है, तो आपको छोटी भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो L और B का अनुपात होता है वो H1 और H2 के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 5:4, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4:5। यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल में दिया है कि जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है वो 20 है और H1 क्या होती है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। इसका मतलब 4 का मान कितना दे रखा है, 20। 4 की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, या आप ऐसे समझ लो 4 को कितने से गुणा किया कि 20 आए, 5 से गुणा किया। तो एक काम करो, 5 को भी 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा 25। तो 25 ही सवाल का क्या आंसर है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, L/B बराबर H2/H1। तो आप वैसे कर लो। देखो इसको गोली मारो, इसको गोली मारो। आपने पढ़ा कि L/B बराबर होता है H2/H1। L/B कितना दे रखेगा, 5/4 बराबर H2/H1, ठीक है। अब जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी होती है वो होती है H1। तो H1 कितनी है, 4। 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 25। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, ठीक है। अब भाई जो बड़ी भुजाओं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ऊपर मैंने आपको समझाया था उस चित्र में। देखो जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी होती है H1, तो H1 क्या है, छोटी है इस H2 की तुलना में, और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी होती है वो ज़्यादा होती है। इतनी बात तो क्लियर है ना। तो जो H1 है ये छोटी होगी H2 की तुलना में। तो यहाँ आप ऐसे समझ लो, जो छोटी है उसको H1 मान लो और जो बड़ी है उसको H2 मान लो। तो देखो 4 छोटा है, इसको हमने H1 मान लिया, और जो बड़ा 5 है इसको हमने H2 मान लिया। ऐसे समझ लो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे समझ लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो चलो आप क्वेश्चन को गोली मारो। हम पहले इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। आप एक नोट डालो। पैरेललोग्राम काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं। हम एक कॉन्सेप्ट के बाद में एक सवाल कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हमें पूरे करने हैं। तो देखो भाई, नोट लगा के आप लिखो कि अगर ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है, ये समांतर चतुर्भुज A, B, C और D, और आपसे बोला जाए कि जो P है ये CD का मिड पॉइंट है और जो Q है ये BC का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों को मिला देते हैं और ये हो जाएगा हमारा विकर्ण, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट लगा के लिख लो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ, चलो यहाँ लिख लो, नोट लगा के लिख लो कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। 2 लाइन का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम, एंड P and Q is the midpoint. P and Q is the midpoint. P किसका है, P है CD, एंड Q किसका है, BC।
बी सी। ठीक है, अब हम हमारे पास में हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है ए बी सी डी का एरिया। ए बी सी डी का एरिया कितना आएगा, उसके बाद में हमें निकालना है ए पी क्यू का एरिया कितना आएगा और ए बी सी का एरिया कितना आएगा। ठीक है, अब मैं आपको पीछे थेल्स थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया था, थेल्स थ्योरम में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर हमारे पास में ऐसा त्रिभुज दिया गया है, ये P मिड पॉइंट है और ये Q भी मिड पॉइंट है, अगर PQ को मिला दिया जाए, इसके समांतर रेखा खींच दी जाए, अगर दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये रेखा इसके समांतर होती है। ठीक है, और इसका एरिया अगर 1 है तो पूरे का एरिया कितना होगा, पूरे का एरिया होगा 4। इस पूरे त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, 4। ये हमने किस में पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें देखो, इसमें सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि देखो P मिड पॉइंट है और Q भी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये रेखा किसके समांतर होगी, इस BD के समांतर होगी। ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, BDC, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ऊपर वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो BDC में दोनों मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये रेखा BD के समांतर होगी। इसका मतलब अगर इसका एरिया 1 है तो इस पूरे का एरिया कितना आएगा, 4 आएगा। पूरे का एरिया कितना आएगा, इन दोनों को मिला के 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये त्रिभुज है और ये इनका डायगोनल है, विकर्ण है, और इसका एरिया अगर 4 है तो इसका एरिया भी कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था A B C और D, यही तो था। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा ABCD का एरिया कितना आ गया, 4 और 4 8, तो हमें मिल गया ABCD का एरिया मिल गया भाई 4 और 4 8। अब अगर पूरे का एरिया 8 आ गया, इसी विकर्ण को अगर मैं ऐसे खींच दूँ, देखो ऐसे ऐसे, पूरे का एरिया कितना है, 8, तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब इसका भी कितना हो जाएगा, 4 4, ये वाला A B और ये C और ये D, तो ABC का एरिया कितना आएगा, 4, तो यहाँ से ABC का एरिया भी मिल गया हमें 4। अब हमें निकालना है केवल और केवल APQ का एरिया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि भाई पूरे का एरिया 4 है, चलो मैं आपके लिए दूसरा चित्र बना देता हूँ, ऐसे आपको समझने आएगा। देखो ये समांतर चतुर्भुज हो गया और ये वाला क्या हो गया, डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, और ये क्या मिड पॉइंट है P, ये पूरा ABCD है। इस वाले त्रिभुज में देखो, ये वाला त्रिभुज, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, डार्क, इस डार्क वाले त्रिभुज को देखो, ये वाला क्या मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो अगर इस वाले शीट से मैं इसको मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, माध्यिका। और माध्यिका है ना, त्रिभुज को किस में बांटती है, 2 बराबर भाग वाले एरिया में बांटती है। तो भाई पूरे का एरिया कितना है, 4 है, तो इसका एरिया 2 हो जाएगा और इसका एरिया भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो नीचे बच गया इसकी, ये वाला मिड पॉइंट है Q। अगर मैं इस वाले बिंदु से इस मिड पॉइंट को मिला दूंगा तो ये भी माध्यिका हो जाएगी। अगर पूरे का एरिया 4 है तो इसका एरिया 2 और इसका एरिया भी 2। ठीक है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भाग वाले एरिया में बांटती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमारा सब कुछ क्लियर है। अब हम एक चित्र ढंग सा बना देते हैं वापस। ये हो गया हमारा A, ये B, ये C, ये D, और यहाँ पे हमारा P पॉइंट है और यहाँ पे हमारा Q पॉइंट है। ये हमने इसको मिला दिया और इसको हमने P से मिला दिया, APQ। देखो ये बन गया। तो A को P से मिलाया, ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया कितना है, 2। A को जब Q से मिलाया तो नीचे वाले त्रिभुज का एरिया भी 2 है। और इसका एरिया कितना आया था, इसका एरिया देखो कहाँ पे गया, इसका एरिया 1 आया था ना हमारा, इसका एरिया आया था 1। ठीक है, अब इस पूरे का एरिया अगर कितना 8 है तो 8 में से ये वाला 2 और ये वाला 2 4 और ये 1 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो इस APQ का एरिया कितना आएगा, 3। तो हमारे पास में APQ का एरिया आ गया 3। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखना, 8:3। अगर पूरे का एरिया 8 है तो इस APQ का एरिया कितना होता है, 3। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, कितना, 8:3। याद रखना चाहो तो इसको भी याद रख लेना साथ में, 8:3:4। अब हम इस पर एक सवाल करते हैं बढ़िया सा। देखो ये देखो महालल्लू सवाल है इस दुनिया का। ABCD पैरेललोग्राम, इन 2 लाइन का मतलब होता है पैरेलल, मैंने ग्राम आगे लिख दिया तो पूरा क्या हो गया, पैरेलल ग्राम। तो ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है जिसके अंदर P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। किस चीज़ के मिड पॉइंट है, BC और CD के मिड पॉइंट है।
इफ़ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का एरिया आपको दे रखा है 12, तो ए पी क्यू का एरिया बताओ कितना आएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ए बी सी डी का एरिया अनुपात ए पी क्यू का एरिया अनुपात ए बी सी का एरिया कितना होता है, 4 होता है ये वाला, और ये पूरा 8 होता है, 8:3:4, यही हमने पढ़ा था अभी। तो 4 की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी है 12, मतलब 3 गुना है। 4 की कितनी गुना है, 3 गुना। अब आपसे पूछा है ए पी क्यू का एरिया, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9। तो इस सवाल का आंसर कितना है भाई, 9। ए पी क्यू का एरिया आएगा 9। बस इतना सा सवाल था। चलो आगे एक छोटा सा पॉइंट नोट लगा के और लिख लो, ये भी थोड़ा सा काम का है। नोट लगा के लिखो कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है, ये समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है ए बी सी और डी, इस वाले का मैं प्रूफ आपको नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसको याद करने में विश्वास रखना। प्रूफ मैं आपको आगे बता दूंगा अगर हमारे पास में टाइम रहा तो। ये इसके विकर्ण हैं जो ओ पे कट करते हैं। इस वाले भुजा की लंबाई एल है और इस वाले भुजा की लंबाई बी है, ये भी एल है और ये भी बी है, ठीक है। और डायगोनल की लंबाई आप D1 D2 मानना चाहो तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ये रखना है कि ये आपको दे रखा है, तो ट्वाइस ऑफ इस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल कौन सा, ए सी, डायगोनल ए सी का स्क्वायर प्लस डायगोनल बी डी का स्क्वायर। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाइड करूँ तो देखो ए बी का मान कितना, एल, तो ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल D1 स्क्वायर प्लस डायगोनल D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले डायगोनल और दूसरे डायगोनल का जो स्क्वायर है, पहले डायगोनल का स्क्वायर दूसरे डायगोनल का स्क्वायर का जो योगफल है वो किसके बराबर आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ट्वाइस के दुगने के बराबर आएगा, ठीक है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस पर डायरेक्ट सवाल भी बन सकता है कि अगर आपको D1 का मान दे दिया 8, मतलब 8 का स्क्वायर, D2 का मान दे दिया 4, मतलब 4 का स्क्वायर, बराबर B का मान आपको दे दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। अब पूछा जाए L का मान कितना है, तो यहाँ से आपको L का मान क्या होगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस पर क्या बन सकता है, एक सवाल बन सकता है। चलो आगे दूसरा नोट की बात करते हैं हम। अगर आपने नोट लगा लिया तो कोई बात नहीं, क्यों की जगह आप नोट लिख लो, ठीक है। मैंने नोट नहीं लगाया है, क्वेश्चन के रूप में मैं इस नोट को करा रहा हूँ। तो देखो क्या है हमारा, ये आप लिख लो। चलो मैं आपको बता देता हूँ इसकी हिंदी भी। ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ये ए बी सी डी क्या है, कोई समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। आगे बोल रहा है एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी है, देखो इसका मिड पॉइंट है एक्स, और आगे बोला है वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और सी डी का भाई मिड पॉइंट है, सी डी का मिड पॉइंट है वाई, ठीक है। आगे इसमें बोला है डी एक्स एंड बी वाई को मिलाने पर, ये लो भाई डी एक्स, ये एक्स है ना, डी एक्स से मिला दिया और बी को वाई से मिला दिया, मिलाने पर जॉइंट करने पर इंटरसेक्ट डायगोनल ए सी। ए सी को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो मतलब ये डायगोनल हो गया हमारा ए सी। कहाँ कहाँ कट करते हैं, एम, यहाँ एम है और यहाँ पे क्या है, एन है, एम और एन पे कट करते हैं। तो आपको इस एम एन की डिस्टेंस बतानी है, इस एम एन की दूरी बतानी है कि एम और एन का मान कितना आएगा, एम और एन के बीच की दूरी बतानी है भाई कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ट्रायंगल के अंदर। वो थेल्स थ्योरम क्या है, पहली बात तो देखो अगर ये पूरी एल है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली दूरी L/2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूरी दूरी कितनी है, L है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, L/2। ये वाली भी L/2 और ये वाली भी L/2, भाई मिड पॉइंट है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास में कोई दो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके आप इनके दो किन्हीं भी दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो दूरी अगर समान है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर समान है, ये वाली दूरी अगर समान है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों लाइन क्या पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप डी एक्स को देखो और बी वाई को देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L/2। तो कहने का मतलब कि जो डी एक्स है, ये डी एक्स है, ये पैरेलल है किसके, इस वाई और बी के,
डी एक्स वाई बी के पैरेलल है। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डी है मैं ये पैरेलल है वाई एन के। तो कहने का मतलब जो डी है एम है ये पैरेलल किसके हैं, वाई एन के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समांतर है। अब अगर ये दोनों समांतर हो गई तो आप इस वाले त्रिभुज को देखो डी एम सी को देखो। मैं आपको थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ इसको, डी एम सी त्रिभुज में देखो भाई क्या होगा। डी एम सी त्रिभुज में हमारे पास में ये होगा कि ये वाला मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट से इस डी एम के समांतर अगर कोई लाइन खींची जाए तो वो वाला सामने वाला क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ये थेल्स थ्योरम ने हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब जो एन होता है ये भी मिड पॉइंट है। अगर ये एन मिड पॉइंट है तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, सी और एन के बीच की दूरी 1 है, तो एम और एन के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब इस सांप वाले त्रिभुज में देखना आप, ये सांप बना रहा हूँ मैं इसे। इस वाले त्रिभुज में देखना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो त्रिभुज मैंने बनाया है ए बी एन, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ये जो बी एन है ये किसके समांतर है, इस एक्स एम के समांतर है। अगर ये समांतर है तो इस मिड पॉइंट से बी एन के समांतर कोई लाइन खींची जाए तो ये भी एम भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब एम भी मिड पॉइंट है। तो इस ए एन का मिड पॉइंट क्या है, एम, ठीक है। तो ये वाली दूरी अगर 1 है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि 1, ये 2, 3, इस ए सी की लंबाई कितनी आ गई, 3। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है ए सी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी ए सी बटा 3, ये आएगी। और इस 1 की जगह क्या है, एम एन का मान कितना है, 1, और 1 का मान कितना है, एम एन, ठीक है। तो एम एन कितना आ गया मेरे पास में, 1। तो कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एम एन का मान होता है ये ए सी का 1/3 होता है, ठीक है। और ए सी क्या है, विकर्ण। तो हमारे पास में इस एम एन का मान आ गया AC/3। बस इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट में मैंने थेल्स थ्योरम का यूज किया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखो, ये जो मैंने सवाल के रूप में लिखा है ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इसको सवाल के रूप में लिख दिया। आप चाहो तो नोट बना के लिख लो। कितने सारे नोट हो गए इसलिए मैंने इसको सवाल के रूप में लिख दिया। देखो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है। E इज ए पॉइंट इनसाइड पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर कहीं पर भी E एक पॉइंट है। तो देखो ये वाला हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, और ये अच्छा विकर्ण तो खींचने ही नहीं है ना। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है। इस E पॉइंट से कहीं पर भी आप कहीं पर भी ले सकते हो पूरे के अंदर। इस E पॉइंट से हमने चारों शीर्षों को मिला दिया। इस E पॉइंट से हमने क्या किया, चारों शीर्षों से मिला दिया। चारों शीर्षों से मिलाने के बाद में मैंने कहा कि इसका एरिया 22 है, और इसका एरिया कितना लेते हैं, इसका एरिया मैं ले लेता हूँ 18। इस त्रिभुज का एरिया 18, इस त्रिभुज का 22 है, और इस वाले त्रिभुज का एरिया 35 है। तो इस वाले त्रिभुज का एरिया बताओ कितना आएगा। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज के अंदर कहीं पर भी आपको E पॉइंट दिया जाए और उस E पॉइंट से चारों शीर्षों को मिला दिया जाए और उनके जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका एरिया दिया जाए, तो उनमें जो आमने सामने के त्रिभुज होते हैं उनका जो एरिया का सम होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो इस वाले त्रिभुज का सम कितना है, 18 और 22 कितना हो जाएगा। आमने सामने के जो त्रिभुज बन रहे हैं उनके एरिया का जो सम होता है, सम का मतलब योगफल, ये आपस में बराबर होते हैं। 18 + 22 40 आ रहा है। तो इस आमने सामने बनने वाले त्रिभुजों का एरिया का सम भी कितना आएगा, 40। अगर इसका 35 है तो इसका कितना आ जाएगा, 5। तो 35 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा, 40। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना है, 5। 5 इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। अगर मैं आपको कहूँ कि ये हमारा, हमने पीछे भी क्या पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी समांतर नहीं, कोई भी चतुर्भुज दिया है, इस दुनिया का कोई भी चतुर्भुज आपको दिया गया है, कोई सा भी चतुर्भुज, ठीक है, और उनके विकर्ण अगर मिला दिया जाए और इस विकर्ण का जो विकर्णों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सुनना ध्यान से, मैंने मिड पॉइंट नहीं बोला है, मैंने बोला है विकर्णों का इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे विकर्ण कट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 4 त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज बन गए।
अब इन चारों का एरिया का आमने सामने का जो त्रिभुज बन रहे हैं उनके एरिया का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका जो एरिया है 15 और इसका एरिया 8 है, इसका एरिया 12 है, तो इसका एरिया आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। तो जो आमने सामने के त्रिभुज बन रहे हैं उनके एरिया का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो 15 को 8 से गुणा करेंगे 120, तो 12 को मैं किससे गुणा करूँ कि 120 आए, मतलब 10। मतलब इस वाले त्रिभुज का एरिया कितना है, 10। इस वाले और इस वाले में क्या फ़र्क है, यहाँ पर डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ था। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ई, ये विकर्णों का कटान बिंदु नहीं है, ये ई कहीं पर भी एक पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इस वाले को हम थोड़ा सा प्रूव करते हैं, आपको फिर समझ में आएगा। देखो ये हमारे पास में कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ये वाला। ठीक है, अब हमने ई पॉइंट ले लिया कहीं पर भी। अब चारों शीर्षों से हमने मिला दिया ए बी सी डी, ई हमारा कहीं पर भी एक पॉइंट स्थित है समांतर चतुर्भुज के अंदर। फिर हमने चारों शीर्षों से मिला दिया, तो ये हमारा बन गया ए से। ठीक है, अब हम इसकी हाइट खींच लेते हैं, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी h1, और इस वाले त्रिभुज की हाइट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी h2। ठीक है, तो इस ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, सी ई डी का एरिया प्लस ए ई बी का एरिया बराबर कितना आएगा, सी ई डी का एरिया आएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना, देखो ये वाली भुजा L है, तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, L होगी, तो L इंटू H1, यह आएगा L इंटू H1 प्लस ए ई बी का एरिया कितना आएगा, L इंटू H2, 1/2 L इंटू H2। ठीक है, अब मैं यहाँ से 1/2 L को अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में आएगा H1 प्लस H2। ठीक है, अब H1 और H2 को जोड़ने पर पूरे समांतर चतुर्भुज की हाइट आ जाएगी H। तो हम मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज की हाइट है LH, तो H1 H2 को जोड़ने पर यह आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने अभी आपको समांतर चतुर्भुज का एरिया पढ़ाया था कि लंबाई इंटू हाइट, यही तो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था। LH का गुणनफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1/2 LH को मैं क्या लिख सकता हूँ, ABCD का एरिया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इस वाले त्रिभुज का एरिया, इस वाले त्रिभुज का एरिया, इस वाले त्रिभुज का एरिया जोड़ने पर 1/2 ABCD आता है, मतलब ABCD का आधा। तो ये जो बाकी के दो बच गए, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, वो भी ABCD का आधा आएगा, तभी तो चारों को जोड़ने पर पूरा ABCD बनेगा। तो ये बोल सकता हूँ कि AED का एरिया प्लस BEC का एरिया, इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 1/2 ABCD। ठीक है, अब इन चारों को जोड़ेंगे तो ABCD पूरा बन जाएगा, 1/2 ABCD, 1/2 ABCD, कंप्लीट ABCD बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो आमने सामने के त्रिभुज बनते हैं उनका एरिया का योगफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, जो सवाल मैंने अभी आपको ऊपर करवाए थे ना, वैसे सेम सवाल बनते हैं। चलो अब आगे बढ़िया से एक सवाल लेते हैं। ये हमारा सवाल है भाई, देखो क्या बोल रहा है सवाल। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। N इज ए पॉइंट ऑन BD के ऊपर कहीं पर भी N एक पॉइंट है। ANB का एरिया आपको दिया है 195, तो BNC का एरिया कितना आएगा, सवाल में बस इतना सा पूछा है। तो भाई बनाते हैं। देखो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इधर से थोड़ा सा ये बेंड हो गया, तो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। ये भाई इनके विकर्ण हो गए, इन दोनों के क्या हो गए, विकर्ण हो गए। ये हमारा हो गया ABC और ये D, और विकर्ण जहाँ पे कट करते हैं उसको O नाम दे दे। O क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। दोनों विकर्ण्स का O क्या है, मिड पॉइंट है। ये हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, N इज ए पॉइंट ऑन BD, ये BD है, BD के ऊपर कहीं पर भी N एक पॉइंट है। मान लेते हैं कि N पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, फिर बोला है ANB, देखो ANB मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। ये हमने इसको मिला दिया, A से ANB बन गया। उसके बाद में बोला है BNC मतलब इसको भी मिलाना पड़ेगा। ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं ANC की, ANC में जो O है ये क्या है, मिड पॉइंट है।
इस एन से अगर मैं ओ पे ऐसे लाइन खींचूँगा तो ये जो एन ओ क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी भाई, मीडियन हो जाएगी भाई। अगर ये मिड पॉइंट पे कट कर रही है तो ये एन ओ क्या है, मीडियन है। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज का एरिया अगर ए है तो इस वाले त्रिभुज का एरिया भी कितना होगा, ए होगा, क्योंकि जो ओ एन है ये क्या है, मीडियन है, माध्यिका है, ठीक है। अब मैं इस वाले त्रिभुज में देखता हूँ ए बी सी के अंदर, तो इस बी से अगर मैं ओ से मिला दूंगा, ओ क्या मिड पॉइंट है, तो ये बी ओ क्या हो जाएगी, मेरी माध्यिका हो जाएगी, मिड पॉइंट है तो माध्यिका हो जाएगी। मतलब इस वाले त्रिभुज का एरिया अगर बी है तो इस वाले त्रिभुज का एरिया भी कितना आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई ए एन बी कहाँ है, ए एन बी, इस ए एन बी का एरिया कितना है, ए एन बी का एरिया है देखो ए और बी, भाई ए एन बी, ए प्लस बी, ए एन बी का एरिया कितना है, ए प्लस बी। और हमसे पूछा है बी एन सी, बी एन सी का एरिया कितना है, ए प्लस बी, भाई दोनों को मिलाने पर आएगा। ये बी एन सी का एरिया भी कितना आ गया, ए प्लस बी। तो कहने का मतलब ए एन बी का एरिया और बी एन सी का एरिया क्या आपस में बराबर है, तो ए एन बी का एरिया 195 है तो बी एन सी का एरिया भी कितना आएगा, 195, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 195। अब एक ढंग सा सवाल और लेते हैं, देखो एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे करेंगे हम, ठीक है, काफ़ी लंबी हो गई है क्लास भी। देखो भाई ये सवाल है, ये हमारा आज का सेकंड लास्ट सवाल है। सवाल तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या बोल रहा है, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, देखो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है। चलो साथ साथ में बना भी देते हैं ताकि बाद में बनाना ना पड़े। देखो ये ए बी सी डी क्या है, कोई समांतर चतुर्भुज है। अरे भाई रुक जा यार, कहाँ से आ रहे हो, मच्छर आ रहे हैं यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से, लाइट ऑन हो रखी है ना इसलिए, ठीक है। अरे रुक जा यार, इतना बड़ा वो आया है, मतलब इंसेक्ट आया है इतना बड़ा, क्या बताऊँ मैं आपको, फ़ोटो दिखा नहीं सकता अभी, कैमरे को हिला नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता, इतना बड़ा देखो। चलो हम सवाल पे आते हैं। ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, फिर आगे बोला है कि ई इज ए पॉइंट ऑन प्रोड्यूस्ड साइड ए बी। अगर ए बी को आगे प्रोड्यूस किया जाए, हमने ए बी को क्या कर दिया, आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये पॉइंट क्या, ई पॉइंट है। फिर इसने बोला है कि जॉइनिंग ई एंड डी, डी और ई को मिलाने पर, डी और ई को मिला देते हैं भाई, ये डी और ई को मिला दिया तो इट इंटरसेक्ट बी सी, बी सी को इंटरसेक्ट करते हैं एफ के ऊपर, तो ये एफ पॉइंट है हमारा। कौन सा पॉइंट, एफ। और क्या बोला है, एफ इज़ द मिड पॉइंट। एफ क्या, मिड पॉइंट, मतलब इस वाली भुजाई की लंबाई 1 है तो इस वाली भुजाई की लंबाई कितनी होगी, 1, मिड पॉइंट है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, 1:1। फिर हमें निकालना क्या है भाई, ए ई का मान निकालना है, ए ई का मान निकालना है। चलो देखो मान तो कहीं पर दे नहीं रखा है किसी संख्या में, तो ए ई का मान भी क्या आएगा, ए बी के पदों में आएगा या कुछ और आएगा, चलो देख लेंगे। देखो भाई अगर ये वाला एंगल एल्फा है तो देखो एकांतर कोण कौन सा बनेगा, ये वाला एकांतर कोण बनेगा, जेड बन रहा है ना, तो ये वाला भी क्या होगा, एल्फा होगा, ठीक है। अगर ये वाला बीटा है तो यहाँ पर जेड कौन सा बनेगा, ये और ये, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, बीटा, एकांतर कोण है। एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, तो बीटा बीटा हो गया। अगर दो एंगल समान हो गए किसी त्रिभुज के तो वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, कोंग्रुएंट होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, कि त्रिभुज डी सी एफ आपस में क्या है, कोंग्रुएंट है। किसके कोंग्रुएंट है, बी ई एफ के, बी ई एफ के क्या है, समरूप है। भाई दो एंगल बराबर है ना, डबल ए नियम से, कोंग्रुएंट का आपने देखा है ना वीडियो, तो ये कोंग्रुएंट है। अब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ये गामा हो गया तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एल्फा के सामने वाली भुजा 1 है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ एल्फा के सामने वाली भुजाओं का अनुपात, ठीक है भाई। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, समरूप हो गए, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, वो कितना आएगा, बराबर आएगा। तो एल्फा के सामने वाली भुजाओं का अनुपात डी सी एफ में देखो 1 है, 1 अनुपात, बी ई एफ के एल्फा के सामने वाली भुजा 1 है, तो एल्फा के सामने वाली भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:1। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि गामा के सामने वाली भुजाओं का अनुपात भी कितना आएगा, 1:1। तो गामा के सामने सी डी है, सी डी का मान भी 1। अब सी डी देखो ए बी के बराबर होगी तो इसका मान भी 1, ठीक है। इसमें देखो
गामा के सामने वाला बी ई, इसका मतलब ये वाली भुजा भी 1, ठीक है। तो भाई गामा के सामने वाली भुजाओं का अनुपात भी 1:1 होगा, ये 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये ए बी और सी डी बराबर होती है इसलिए ये भी 1 हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है ए ई का मान। तो ए ई का मान क्या आएगा, देखो ए ई का मान ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो कहने का मतलब कि ए बी का डबल आ जाएगा। ए ई का मान कितना आएगा, 2 ऑफ ए बी, ठीक है भाई। ए बी का डबल करेंगे तो पूरी ए ई का मान आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, सवाल का आंसर है, ठीक है। चलो अब आगे एक सवाल और लेते हैं भाई, मुझे भी नींद आ रही है, इतनी रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और हमारी मेहनत में कोई कमी रह रही तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसमें भी सुधार करेंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी हमें बताइए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। हम भी थोड़े से मोटिवेट हो गए, फिर और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे सवाल लेते हैं, ज्ञान की बातें बाद में कर लेंगे। देखो भाई हमारी क्लास का आज का आखिरी सवाल, ठीक है। कौन सा सवाल है, आखिरी सवाल है। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। चलो जी भाई हम बना देते हैं। ये हमारा ए बी सी डी हो गया, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, पैरेललोग्राम हो गया। फिर बोला है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट ऑन ए बी के ऊपर पी एक पॉइंट है। कहीं पर भी बना लो, इसमें कुछ दिया तो नहीं है, मतलब चलो कहीं पर भी बना लेते हैं, ये पी पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी है। फिर क्यू है सी डी के ऊपर एक पॉइंट क्यू है, ये क्यू हो गया। अब आगे बोला है सच डेट इस प्रकार है कि ए पी अनुपात पी बी, ए पी कहाँ है, ए पी है रही और पी बी का अनुपात कितना है, 2:3, मतलब ये 2 है तो पी बी कितनी हो जाएगी, 3, 2:3 दे रखा है भाई, ठीक है। आगे बोला है डी क्यू अनुपात क्यू सी, डी क्यू मतलब ये 4 है और क्यू सी कितनी है, 1 है, ठीक है भाई। ए आर का मान पूछा है, ए आर कहाँ पर है भाई, आर के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है इसने, आर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है भाई, इसने आर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा मुझे लगता है सवाल के अंदर डायग्राम दे रखा है, चलो डायग्राम में बना देता हूँ। देखो ए आर के बारे में इसने कुछ बोला नहीं है और पी क्यू को मिलाया है, ये पी क्यू को मिला दिया और इस वाले पॉइंट को इसने आर का नाम दे रखा है, ठीक है, इसने इतना सा किया है। अब ये इतना सा हमारा क्या डायग्राम है जो कि सवाल में दे रखा है, आपको ए आर पूछा है, ये इतना पूरा कंप्लीट सवाल है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये सवाल के अंदर ही दे रखा है, मैंने बनाया नहीं था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ए आर का मान कितना आएगा, तो आप वीडियो को पॉज करो भाई, आखिरी सवाल है ये, तो आप खुद करो। चलो मैं बता देता हूँ, आप नहीं करने वाले मुझे पता है, आपके हाथ पैर अभी काम नहीं कर रहे। चलो देखो ये 2 3 हो गया, 4 1 हो गया। मुझे बताओ कि ये वाला अगर एंगल एल्फा है, ये वाला, तो जेड कहाँ पे बनेगा, ये और ये ए से और ये ए से, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, एल्फा होगा, ठीक है। अब मैं इस वाले एंगल की बात कर लेता हूँ, ये वाला एंगल अगर बीटा है तो जेड कहाँ पे बनेगा, ए से और ए से, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा, और ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा गामा, और ये शीर्षाभिमुख कोण भी हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण जानते हो ना भाई आप, कहीं पर भी क्रॉस बने तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये गामा, ठीक है। चलो अब इस वाले त्रिभुज में देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कौन सा, ए पी आर, त्रिभुज ए पी आर सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज आर क्यू सी, त्रिभुज आर क्यू सी, सॉरी सर्वांग सम नहीं, ये समरूप है। समरूप क्यों है, डबल ए नियम से, अगर एल्फा बीटा किन्हीं भी 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो जाए तो वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो संगत भुजाएं उनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, देखो एल्फा के सामने वाली भुजा, इसके बारे में हमें कुछ बोल ही नहीं रखा है, ठीक है। एल्फा के सामने वाली भुजा कुछ नहीं दिया है, हमें दिया है गामा के सामने वाली भुजा। गामा के सामने वाली भुजा क्या है, एक, चलो ए पी आर के अंदर बात करते हैं पहले। ए पी आर देखो, ए पी आर ये वाला त्रिभुज हमने पहले लिया है तो इस वाले त्रिभुज की भुजा पहले आएगी, ये वाला त्रिभुज हमने बाद में लिया है तो इस वाले त्रिभुज की भुजा बाद में आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गामा के सामने वाली भुजाओं का अनुपात
बराबर कितना है, देखो ए पी आर के अंदर गामा के सामने 2 है तो गामा के सामने 2 अनुपात आर क्यू सी, गामा के सामने कितनी है 1, तो ये कितनी आएगी 1। तो कहने का मतलब कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना आएगा 2:1। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा के सामने वाली। तो बीटा के सामने वाली इस ए पी आर के अंदर कितनी हो जाएगी, देखो 2, तो ये वाली भुजा हो गई 2, और यहाँ बीटा के सामने कितनी हो जाएगी, ये आर क्यू सी के अंदर 1, तो भाई अनुपात 2:1 है, देखो 2:1। ठीक है, अब हमें निकालना है ए आर। तो मुझे बताओ ये पूरी कितनी हो गई ए सी, भाई 2 1 3, 3 की वैल्यू हो गई ए सी, 3 की वैल्यू हो गई ए सी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी ए सी बट्टा 3, 1 की वैल्यू आ गई ए सी बट्टा 3। हमें निकालनी है ए आर, ए आर का मान कितना है 2, तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 ए सी बट्टा 3, और 2 को मैं लिख सकता हूँ ए आर। तो मेरे पास में ए आर का मान कितना आ गया, ये आ गया 2 ए सी बट्टा 3, मतलब 2/3 आ गया, ए सी का 2/3 ए आर के बराबर है। ठीक है, तो भाई ये हमारा सवाल हो गया और हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया है। बाकी आप प्रैक्टिस करना, और जो सवाल नहीं आए वो हमें टेलीग्राम में पिन करके या कमेंट करके भेज देना, हम आपको उनके आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मेरे चैनल के बारे में बताइए। ये मेरा चैनल नहीं है, आप ही का चैनल है। ठीक है, अपने चैनल को अपना समझ के फिर लोगों को बताइए कि यहाँ पे बढ़िया से सब कुछ चल रहा है, ज्योमेट्री एकदम आसान तरीके से एक एक चीज़ बताई जा रही है, बढ़िया समझ में आएगी आपको। ठीक है, अगर आज तक आपको कहीं पर भी ज्योमेट्री नहीं समझ में आई है तो हमारे चैनल पर आपको ज्योमेट्री ज़रूर समझ में आएगी, इसकी हमारी क्या है गारंटी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और हमारा भी ख्याल रखिए। हमारा ख्याल रखने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा महसूस हो। तो भाई अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रोहम्बस। रोहम्बस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हमें भी नहीं पता क्या बोलते हैं। ठीक है, रोहम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। तो अगली क्लास हमारी रहेगी रोहम्बस के ऊपर, तो बहुत शानदार क्लास होगी। तो ठीक है भाई, इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।